नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। जैसे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। देखिए, इस फ्री जो इनिशिएटिव की पीडीएफ आपको सिर्फ पेड ग्रुप में मिल सकती है। हमारा पेड ग्रुप भी चल रहा है इस फ्री इनिशिएटिव के साथ साथ। वीडियो हमारे फ्री थे, फ्री है, फ्री रहेंगे हमेशा। लेकिन इसके साथ साथ हमारा पेड ग्रुप भी चल रहा है जहां पे आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल मिलेगा, कंप्लीट आपको आंसर राइटिंग जो है करवाई जाएगी, कंप्लीट फीडबैक दिया जाएगा, कैसे क्वेश्चन को समझना है, किस तरह के क्वेश्चन में क्या आंसर लिखना है, पॉइंट टू पॉइंट एक एक चीज बताएंगे आपके साथ हमारे एक्सपर्ट, और कंप्लीट आपको पर्सनल गाइडेंस भी दिया जाएगा। ज्यादा जानकारी के लिए 8564880530 या 9696066089 पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप कर सकते हैं 7838692618 पे। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्टडी फॉर सिविल सर्विस में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देख रहे हैं 66th बीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए कुछ मॉडल क्वेश्चंस और उनके आंसर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज आपके लिए लेकर आया है यूपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीसीएस, यूपी और ईपीएफओ के लिए प्रीलिम्स, मेंस और उनके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के लिए आंसर राइटिंग, उनके टेस्ट सीरीज़, इवैल्यूएशंस हमारी अनुभवी टीम द्वारा। अधिक जानकारी के लिए आप हमें इन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इन टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज के मुख्य वीडियो की तरफ। इस वीडियो में प्रमुखतः 4 सेक्टर से क्वेश्चन लिए गए हैं। पहला क्वेश्चन जो है वो मॉडर्न हिस्ट्री से है, जिसमें पंडित नेहरू जी के कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे कि आपको पता है कि बिहार के सिलेबस में मॉडर्न हिस्ट्री में एक अलग से सिलेबस दिया गया है, नेहरू, गांधी एंड टैगोर। तो हर बार एक ऑल्टरनेट क्वेश्चन या तो नेहरू जी पर, उनकी विचारधारा, उनके फॉरेन पॉलिसी, उनके रोल ऑफ कंट्रीब्यूशन इन डेवलपिंग द मॉडर्न इंडिया, गांधी जी की फिलॉसफी, रविंद्रनाथ टैगोर गुरुदेव की फिलॉसफी, इन पर क्वेश्चंस एक एक क्वेश्चन आते रहते हैं। उनके कंट्रीब्यूशंस, उनकी फिलॉसफी, उनके वे ऑफ थिंकिंग, इस पर। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में भारत नेपाल के संबंध के बारे में चर्चा है, क्योंकि नेपाल जो है वो बिहार का पड़ोसी देश है और बहुत ही प्रबल संभावना है कि इस बार यह अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में इसे पूछा जा सके। विज्ञान और प्रौद्योगिकी से हमने जैव प्रौद्योगिकी पर, बायोटेक्नोलॉजी पर एक क्वेश्चन लिया है, और बिहार की कला से मौर्य कला पर एक क्वेश्चन लिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, नेहरू द आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया। कमेंट। नेहरू आधुनिक भारत के शिल्पकार थे। इस पर अपने विचार को आपको व्यक्त करना है, यानी किस तरह से अगर हम कहेंगे कि वो मॉडर्न इंडिया के शिल्पकार, आधुनिक भारत के शिल्पकार थे, तो वो कैसे थे, उनका आपको एग्जाम्पल्स के साथ अपने पॉइंट को प्रूफ करना है। अगर नहीं भी थे, अगर आपको लगता है नहीं थे तो फिर नहीं प्रूफ कर। लेकिन नॉर्मली इन सारे के क्वेश्चन में पॉजिटिव आंसर्स होते हैं, पॉजिटिविटी के साथ लिखना होता है। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर हो जाती है अगर आप थोड़ा सी भी आप देश के पहले प्रधानमंत्री के बारे में कुछ अगर नेगेटिव लिखें, तो जाहिर सी बात है कि आप इसको एक पॉजिटिव वे में लिखें, उनके कॉन्ट्रीब्यूशन के बारे में बताएं, और बाद में अगर आपको लगता है कि कहीं पे क्रिटिसिज्म ज़रूरी है तो क्रिटिसाइज़ करें, अन्यथा इन सारी चीज़ों पर क्रिटिसिज्म से बचें। खास करके नेहरू, गांधी, टैगोर, ये सब महान विभूतियाँ हैं, इनके क्रिटिसिज्म में कम से कम मेंस में, आंसर राइटिंग में अगर हो सके तो बचे, अनलेस की स्पेसिफिकली ना पूछा हो कि क्रिटिकली एनालाइज। ठीक है। तो नेहरू जी के कंट्रीब्यूशन, तो आप बैकग्राउंड तो आप दे देंगे कि भाई पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, आईएनसी के युवा लीडर्स थे, उनके बाद उन्होंने बहुत सारे कंट्रीब्यूशंस हुए, वो और सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल। तो ये सब बैकग्राउंड देने के बाद आप शुरू करेंगे कि भाई उनके कंट्रीब्यूशंस को हम कैटेगराइज करेंगे। तो आर्थिक कंट्रीब्यूशन में देखेंगे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में देखेंगे, पॉलिटी एंड गवर्नेंस में देखेंगे। तो सबसे बड़ा आर्थिक कंट्रीब्यूशन क्या था, तो इकोनॉमिक प्लानिंग। जो इकोनॉमिक प्लानिंग भारत में सक्सेसफुल हुई, बॉम्बे प्लान के साथ सक्सेसफुल होती है। एम विश्वेश्वरैया जो पहले प्लानर होते हैं, दादा भाई नौरोजी के कॉन्सेप्ट को लेकर हम आगे बढ़ते हैं। तो उस आर्थिक प्लानिंग, जो 5 ईयर प्लान वाली जो योजना है, वो नेहरू जी के उसमें बहुत सारा कंट्रीब्यूशन था। तो उन्होंने जो है भारत की इकोनॉमिक प्लानिंग को एक बैलेंस बनाया, कैपिटलिस्टिक और सोशलिस्ट, यानी कि समाजवाद और पूंजीवाद के बीच में जो मिक्स्ड इकोनॉमी का मॉडल हमने रखा। तो हम थोड़े बहुत यूएस से भी इन्फ्लुएंस हुए, थोड़ा बहुत यूएसएसआर से भी, और हमने एक मिक्स्ड इकोनॉमिक मॉडल रखा जो भारत को उस वक्त सूट कर रहा था। जबकि नेहरू जी जो थे वो पूर्ण रूप से समाजवादी नेता थे, लेकिन उसके बावजूद हमने एक मिक्स मॉडल रखा। वो दिखाता है कि उनकी इकोनॉमिक प्लानिंग कितने आगे थी। अपने केवल और केवल आइडियोलॉजी से वो प्रेरित नहीं थे, वह रियलिज्म, यानी कि जो वाकई में वास्तविकता से भी प्रेरित थे, और जो भारत को ज़रूरत थी उस वक्त वो काम उन्होंने किया। बाद में 1991 में हम पूरी तरह से अपनी इकॉनमी को खोल देते हैं। एलपीजी कॉन्सेप्ट होता है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, और फिर जो हमारी इकोनॉमी खुल जाती है। उससे पहले जो लाइसेंस कोटा राज है, तो जो मिक्स इकोनॉमी का जो मॉडल था, क्योंकि हम लोग एक वेलफेयर स्टेट थे, गरीबी से उभरे थे, आज़ाद देश थे, हमें काम भी करना था और इकोनॉमी को थोड़ा सा खुला भी रखना था, और इतना भी नहीं करना था कि गरीब गरीब रह जाए और अमीर अमीर रह जाए। क्योंकि इसको फिर अगर आपको कोट करना होगा तो जो ग्लोबल इनइक्वालिटी रिपोर्ट है, असमानता रिपोर्ट, इसका क्वेश्चन हम पहले देख चुके हैं। तो किस तरह से जो भारत के टॉप 10% लोग हैं उनके पास 70% संपत्तियाँ के आसपास है,
तो उसको भी आप कोट कर सकते हो। तो उस चीज़ से बचने के लिए हमने मिक्स इकोनॉमी रखी थी कि पूंजीवादी जो है वो पूंजीवादी और ना बढ़ जाए और गरीबी और ना बढ़ जाए, उसको मिला कर रखने के लिए हमने एक संतुलन यानी कि मिक्स्ड इकोनॉमिक मॉडल को चुना था। तो ये नेहरू जी का एक कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, यद्यपि वो सच्चे समाजवादी थे, फिर भी उन्होंने कंप्लीट समाजवाद की ओर न जाकर एक मिक्स्ड इकोनॉमिक मॉडल रखा। समकालीन दुनिया की आवश्यकता को समझने वाले व्यक्ति थे और उन्होंने अपने जो पंचवर्षीय योजना है, 5 ईयर प्लानिंग वाला जो कॉन्सेप्ट है, वो पीसी महालनोबिस के अंडर में उनके गाइडेंस में जो 2 मॉडल बनाए, पहले जो हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन और एग्रीकल्चर को फोकस किया, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर को फोकस किया। ठीक है, सिंचाइयों में डैम बांधों को बनाया और उन्होंने क्या कहा, जो डैम है, जो भाखड़ा नलकल डैम जो सतलज पे बना था, उनको कहा था कि ये जो है नए भारत का, न्यू मॉडर्न इंडिया का ही टेम्पल्स है। ठीक है, तो बांधों को उन्होंने कहा कि आधुनिक भारत के मंदिर है, यानी कि यहीं से आधुनिकता यानी कि एग्रीकल्चर इनोवेशन हुआ या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ तो आधुनिकता अगर बढ़ेगी, तो आधुनिक भारत में विकास अगर होगा तो इन्हीं साइंस और टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर से होगा। तो ये नए भारत के, आधुनिक भारत के मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, जो भी आप कह सकते हैं वो। अब लोकतंत्र और सेकुलरिज्म यानी धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र में उनके क्या कंट्रीब्यूशन थे। जैसे कि सबको पता ही है कि भाई नेहरू जी जो है वो ट्रू सोशलिस्ट थे। धर्मनिरपेक्षता जो है उस वक्त कांग्रेस की ही पूर्ण विचारधारा थी। वो एक लोकतांत्रिक व्यक्ति थे और इसका एग्जाम्पल आप ऐसे दे सकते हैं, जो नैम जो गुट था, सुकार्नो हो गए, उसमें अनक्रुमाडा हो गए, नासिर हो गए, टीटो हो गए इंडोनेशिया की, उनमें से सारे नेहरू जी को छोड़कर जितने भी लोग थे वो सब के सब क्या थे, ऑटोक्रेट थे, तानाशाह थे, मिलिट्री लीडर्स थे। कहीं भी डेमोक्रेसी नाम की चीज़ नहीं थी। लेकिन भारत ही एकमात्र ऐसा देश था, नेहरू जी जो है वो लोकतांत्रिक लीडर थे, लोगों के वोट से चुने गए लीडर थे। अगर वो चाहते उस वक्त तो उनके स्टेचर का, उनके कद का कोई इतना बड़ा लीडर नहीं था, वो चाहते तो चुनाव ना भी करवाते, वो चाहते तो अपने आप में इतने पॉपुलर थे कि वो भी ऑटोक्रेटिक बन सकते थे। लेकिन उन्होंने भारत की न्याय व्यवस्था को, शासन व्यवस्था को, जो इंडियन पॉलिटी है, इलेक्शन पॉलिटी है, उसको बनाए रखने में, जीवित रखने में, सुदृढ़ रखने में अहम भूमिका निभाई। इसलिए नेहरू जी का कंट्रीब्यूशन और ज़्यादा बढ़ सकता था। इस तरह से जो इंडिपेंडेंट लीडर्स, नैम के लीडर के कंपैरिजन में एकमात्र ऐसे लीडर थे जो डेमोक्रेटिक कंट्री से आते थे और लोगों को चुनाव यानी यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज भी उन्होंने ही दिया था। कि ये जो कॉन्सेप्ट चलता था कि पहले केवल खास लोग से, पढ़े लिखे लोग हों या ग्रेजुएट लोग हों या इन्फ्लुएंशियल लोग हों, वही वोट दे सकते थे, क्योंकि बाकी लोगों को माना जाता था कि वो अनपढ़ है, अनपढ़ लोग वोट देने की उनकी समझ नहीं होगी, किसको वोट देना है, क्या वोट देना है। लेकिन नेहरू जी जो एक सच्चे समाजवादी थे, उन्होंने कहा कि यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज होगा, यानी 21 वर्ष से जो भी व्यक्ति ऊपर है वो सब के सब वोट दे सकते हैं, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, गरीब हो या अमीर हो, शिक्षित हो या अशिक्षित हो, क्योंकि भारत के लोगों की राजनीतिक साक्षरता पर कभी कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता, क्योंकि इन्हीं लोगों ने लड़ाई लड़कर आज़ादी जब पाई है। जो व्यक्ति आज़ादी की लड़ाई में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले सकता है वो अपने लिए सरकार भी चुन सकता है। ये उनका एक मानना था, इनकी एक कन्विक्शन थी। भारतीय पॉलिटी को उन्होंने जिंदा रखा, न्याय व्यवस्था हो, चुनाव आयोग हो, ठीक है, सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस हो, उन सब की ऑथेंटिसिटी, इन सब की जो है साख को बनाए रखने का काम किया नेहरू जी ने। वो चाहते तो उस वक्त इतने पॉपुलर थे कि उनके आगे ना जुडिशरी काम कर सकती थी, ना इलेक्शन कमीशन, ना पुलिस कमीशन, ना कोई। लेकिन उन्होंने तो वो तानाशाही ना दिखाकर एक लोकतांत्रिक मूल्यों को, भारत में लोकतांत्रिक मूल्य के बीजों को रोपा और जबकि इसका सिंचन आज हुआ कि ऐसा व्यक्ति, एक चाय बेचने वाला व्यक्ति भी आज भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है। तो इसका अगर आपको श्रेय देना है तो 2 व्यक्ति को दे सकते हैं, एक तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और जवाहरलाल नेहरू, जो उस बनाए हुए सिस्टम को उन्होंने उसको चलने दिया और उसको फलित और फुलित होने दिया। फॉरेन पॉलिसी, विदेश पॉलिसी में उनकी क्या कंट्रीब्यूशन थी, तो पंचशील का जो समझौता हुआ, हालांकि आगे चलकर चीन इसे हमें बैक स्टैबिंग करता है, पीठ में छुरा भोंकता है, लेकिन यह समझौता बहुत ही कारगर था कुछ शुरुआती दिनों के लिए। हमारे जो इंटरनेशनल नीति की बहुत तारीफ हुई और आज भी भारतीय जो फॉरेन पॉलिसी है दुनिया में मानी जाती है, उसका लोहा माना जाता है फॉरेन डिप्लोमेसी, तो वो कहीं ना कहीं नेहरू जी के आइडियल पे ही चलती है। वो एक नेहरूवियन मॉडल था। आज भले ही हम थोड़े से प्रैक्टिकल होते जा रहे हैं, लेकिन हमारे जो फॉरेन पॉलिसी के जनक जिसे कहते हैं वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ही थे। ठीक है, तो इज एन आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी। वसुधैव कुटुंबकम का जो कॉन्सेप्ट था उन्हीं के द्वारा विजय लक्ष्मी पंडित को, वो उनकी जो सिस्टर होती हैं वो यूएन जनरल असेंबली यानी कि संयुक्त राज्य महासभा में वो इस कॉन्सेप्ट को रखती हैं और भारत का प्रचार जो है, भारत और भारत की विचारधारा का प्रचार किया जाता है, ताकि भारत, इंडिया एज अ आइकन, पूरी दुनिया में इंडिया को एक आइकन बनाने का काम करते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, इंक्लूजन ऑफ फॉरेन पॉलिसी, यानी कि इतना ज़्यादा वो विदेश नीति से प्रभावित होते हैं कि डीपीएसपी में भी फॉरेन पॉलिसी को मानना और उसके पालन करने को डीपीएसपी तक में वो इंक्लूड करवा लेते हैं। उसी क्रम में आप देखेंगे कि सिंधु जल संधि हो या तीसरे वर्ल्ड का लीडरशिप हो, नैम जैसे ग्रुप का लीडरशिप हो, ये सारी चीज़ें जो हैं उनकी खास उपलब्धियां हैं फॉरेन पॉलिसी में। उसके साथ साथ जो दक्षिण अफ्रीका में जो अफार था, रंग भेद के खिलाफ जो मूवमेंट हुआ था, नेल्सन मंडेला को हमने सपोर्ट किया था, बाद में हमने उन्हें भारत रत्न भी दिया। तो इन सब का सपोर्ट जो है वो आगे चल के पहले नेहरू जी भी करते हैं, नेहरू जी के बाद से नेहरू जी की सरकार में इंदिरा जी हों, चाहे राजीव गांधी हों,
इन सब लोगों ने, कांग्रेस का एक पूरा समर्थन रहा, लेकिन इसको जो है बड़े पैमाने पर सपोर्ट किया गया नेहरू जी द्वारा। कोरिया की जो वार है, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में जो लड़ाई हुई थी, उसमें शांति बहाल करने में भारत की भी एक प्रमुख भूमिका थी और उसमें भी नेहरूवियन पॉलिसी और नेहरूवियन मॉडल को ही सराहा गया। आप देखते हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी में, तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी के प्रबल समर्थक थे। भाखड़ नंगल डैम को उन्होंने जो है आधुनिक भारत का मंदिर करार दिया। उसी कॉन्सेप्ट पे दामोदर वैली प्रोजेक्ट, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के जो रिसर्च मॉडल को लेकर हमने टेनेसी वैली कॉरपोरेशन जो यूएसए में थी, उसी का एक रिफॉर्म्ड और मॉडिफाइड मॉडल हमने बनाया दामोदर वैली प्रोजेक्ट, जो कि दामोदर नदी जिससे बार बार बाढ़ आती थी, बंगाल में बहुत विनाशकारी बाढ़ आती थी, उस नदी को जिसको सौरो ऑफ बंगाल कहते थे, उस पर काम करके उसको जो है एक जीवनदायिनी नदी का रूप दिया गया इस प्रोजेक्ट के तहत। न्यूक्लियर रिएक्टर्स, कनाडा से एक अप्सरा नाम का रिएक्टर को लाया और जो न्यूक्लियर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन था होमी जहांगीर भाभा का, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, इन सारी चीज़ों को, जो एटॉमिक रिसर्च उनके प्रमोशन को भी इन्होंने काफ़ी बल दिया। मॉडर्न डे IITs हो, IIMs हो, ठीक है, इस तरह की एटॉमिक रिसर्च को भी इन्होंने ही प्रोत्साहन दिया और उस वक्त इनकी सोच इतनी एनलार्ज थी कि आज जो है हमारे IITs और IIMs जो है दुनिया के लेवल पे खड़े होने के बराबर माने जाते हैं। गवर्नेंस में तो जोनल काउंसिल हुआ, प्लानिंग कमीशन हुआ, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हुआ, मॉडर्न साइंटिफिक टेम्पर और इंग्लिश एजुकेशन के डेवलपमेंट में उन्होंने काफ़ी ज़्यादा जोर दिया। आज जिसकी वजह से जो भारतीय जो अलग अलग देशों में, US हो, ऑस्ट्रेलिया हो, लंदन हो, यूरोप हो, वहाँ पर हम सेटल हैं। इंडियन डायस्पोरा जो है वहाँ पर इफेक्टिव है। वहाँ की राजनीति हो, सिविल सोसाइटी हो, वहाँ पर इंडियंस अगर आज इफेक्टिव हैं तो बिकॉज ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज, कि वो इंग्लिश उन्हें आती थी और उसको वहाँ पर काम मिले, वहाँ पर उन्हें इफेक्टिव हुआ और भारत की जो है ग्लोबल डिप्लोमेसी में भारत का जो है अपर हैंड हुआ। तो ये सारे कॉन्ट्रीब्यूशन आप इसमें लिख सकते हैं कि नेहरू जी ने ये रोल प्ले किए, इसलिए उन्हें नवीन भारत का, नहीं मॉडर्न इंडिया का जो है आर्किटेक्ट, शिल्पकार भी कहा जा सकता है। दूसरा प्रश्न है डिस्कस द काला पानी डिस्प्यूट विद बैकग्राउंड इन डिटेल, यानी कि काला पानी जो मुद्दा है उसे डिस्कस करें, उसके साथ साथ भारत नेपाल के हिस्ट्री में जो भारत नेपाल के रिश्ते हैं उसकी पृष्ठभूमि को भी बताइए। तो बैकग्राउंड देख लेंगे। काला पानी क्या है? काला पानी और लिपू लेक जो है वर्तमान में भारत, चीन और नेपाल के एक टाई जंक्शन पे हैं, जो अभी भारत के सीमा क्षेत्र में आते हैं, जो भारत के कंट्रोल में है। ठीक है, तो कायदे से तो वो तीनों इंडिया, नेपाल और चाइना के टाई जंक्शन पर एक पॉइंट है काला पानी और लिपू लेक पास, जो भारत के अधिकार क्षेत्र में, फिलहाल भारत के अधिकार क्षेत्र में है, लेकिन नेपाल जो है उसे अपना इलाका मानता रहता है 1816 की सुगौली के संधि के तहत। ठीक है, तो ये न्यूज़ में इसलिए आया कि अभी भारत की बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO ने कैलाश मानसरोवर जाने के लिए एक 80 किलोमीटर का रोड बनाया, जो धारचूला से मानसरोवर, जो तिब्बत में है, तिब्बत यानी चीन में है, धारचूला से मानसरोवर, तिब्बत लिपू लेक पास होते हुए, यानी धारचूला से मानसरोवर वाया लिपू लेक पास से जो रास्ता बनाया गया है, जब ये रोड कंप्लीट होता है तब वो लोग को, चाइनीज़ लोग जो है वहाँ पे सरकार, वैसे भी वहाँ सरकार जो है वो अस्थिर होती है, और ये विश्व इतिहास में देखा गया है कि जब जब राष्ट्रीय सरकारें जो अस्थिर होती हैं तो वो राष्ट्रीय सुरक्षा, नेशनल सिक्योरिटी और नेशनल प्राइड के मुद्दे को ले आती हैं, जिससे क्या होता है कि राष्ट्र में एकता बनती है और सरकार का समर्थन बढ़ने लगता है। ये एक ग्लोबल प्रैक्टिस है, वैश्विक तौर पर इसे देखा जा रहा है कि जब जब जो लोकल सरकारें हैं वो कमज़ोर होने लगती हैं तो ये ऐसे मुद्दे को छेड़ देती हैं जो राष्ट्रवाद को बढ़ाए और उनको सपोर्ट मिल जाए। तो इसीलिए उनका जो पुष्पकमल धवल प्रचंड हो और जो उनके जो दूसरे KP शर्मा ओली जी हैं, उनके बीच में जो पावर टक्कर चल रही थी और उसी को एनकैश करने के लिए उन्होंने एक नया मुद्दा लाया गया था। ये भी बहुत सारे जो है विदेशी एक्सपर्ट कह रहे थे। ठीक है, तो धारचूला से लेके मानसरोवर तक जो रास्ता है लिपू लेक के पास द्वारा, जब वो रास्ता हमने बना लिया तब नेपाल ने उसका विरोध किया और यूनिलैटरल लेने की एक तरफा तरीके से उन्होंने एक नया नक्शा बना दिया और जो भारत के जो हिस्से में जो काला पानी वाला जो जगह है उसको अपना बता दिया, और जिससे क्या हुआ कि भारत और नेपाल के बीच में संबंध जो है वो धीरे धीरे तल्ख होने लग गए। तो ये जो जगह आप देख सकते हैं, तो मुख्यतः जो ट्रीटी है, जो संधि है, वो काली नदी पर है और ये माना जाता है कि काली नदी जो है यहाँ से, उसकी 2 ट्रिब्यूटरी हैं, 2 सहायक नदी हैं, एक यहाँ से आती है और एक यहाँ से आती है और इस यहाँ पर बनती है काली नदी। तो भारत का कहना है कि ये जो नदी है यहाँ से है महाकाली नदी, और नेपाल का कहना है कि नहीं, जो यहाँ से निकलती है ये है काली नदी, और इसी के बीच में जो है वो मतभेद है। यहाँ तक तो ठीक है, हम कहते हैं कि वो यहाँ से निकलती है, वो कहते हैं कि वो यहाँ से निकलती है, और ये जो बीच का पूरा क्षेत्र है, ये क्षेत्र जो है वो डिस्प्यूटेड है, लेकिन हालांकि वो भारत के कंट्रोल में है, लेकिन नेपाल जो है उस पर अपना दावा पेश करता है। तो इस तरह का मैप बना देंगे इंटरनेशनल रिलेशन में, तो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है आपके लिए। हिस्ट्री और बैकग्राउंड देखते हैं तो 1816 में सुगौली की संधि होती है, उसमें काली रिवर को जो है भारत और नेपाल के बीच में बाउंड्री मान लिया जाता है। फिर 2014 में एक और समझौता होता है, जो वहाँ बात किया जाता है कि जो भी अपने बीच में आपसी विवाद है वो बातचीत से हम सुलझा लेंगे, मोदी कोयला एग्रीमेंट होता है। तो ये जो है
लीपू लेक पास और सुस्ता वैली पर बात करने की चीज़ होती है इसमें। तो ये सब जो है वो अपने रूप से धीरे धीरे चल ही रहा होता है। इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है इस चीज़ का। अब भारत और नेपाल के संबंध कैसे हैं? तो जो रोटी बेटी का संबंध है, रोटी बेटी का संबंध यानी कि खाना यानी इकोनॉमी एंड मैरिज बोथ। वहाँ की बेटियाँ यहाँ विवाहित होती हैं, यहाँ की बेटियाँ वहाँ। जो बॉर्डर जो मध्य देश है, ये जो नेपाल है और ये जो यूपी बिहार का जो रीजन है, तो ये जो एरिया है पूरा, थोड़ा सा अपर बिहार और थोड़ा सा अपर यूपी, ये जो मध्य देश है इसको मधेशी लोग यहाँ पे कहते हैं, इसको मध्य देश था पहले। 1857 में नेपाल को अंग्रेज़ जो है ये गिफ्ट दे देते हैं बदले में कि वो उनको सपोर्ट करें लोकल लोगों से लड़ने के लिए। तो इसलिए जो मध्य देश के लोग हैं वो एक्चुअली भारतीय हैं। 1857 के बाद जो है उसे नेपाल में ज़बरदस्ती विलय कराया जाता है। तो इसलिए जो है नेपाल के साथ हमारा रोटी और बेटी का संबंध है। ठीक है, 1950 में हमने एक दोस्ताना फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन की थी जिसमें फ्री एंड बॉर्डर यानी कि बिना किसी कागज़ के हम बॉर्डर आ जा सकते हैं। और इसी वजह से जो हमारा ओपन और पोरस बॉर्डर सिस्टम है, जो दुनिया में शायद ही बहुत ऐसे कम बॉर्डर हैं जहाँ पर फ्री और ओपन बॉर्डर सिस्टम है। हमने उनमें भूकंप में सहायता देते हैं, उनके आर्मी को ट्रेनिंग देते हैं, गोरखाओं की अपनी सेना में भर्ती करते हैं। बहुत सारे नेपाली भाई बहन भारत में आकर काम करते हैं। ठीक है, नेपाली भाषा बहुत सारी जगह में बिहार में बोली भी जाती है, उनको हम प्रमोट करते हैं, उनके कल्चर को प्रमोट करते हैं। वहाँ पशुपतिनाथ टेम्पल है, बहुत से लोग भारत के यात्री श्रद्धालु वहाँ जाते हैं, वहाँ उनकी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करते हैं। नेपाल जो आप जैसे कि आपको पता है कि लैंड लॉक कंट्री है, चारों तरफ से ज़मीन से घिरा हुआ, तो उसका सारा पोर्ट ऑयल हो गया, एक्सपोर्ट हो गया, वो सब क्या भारत के द्वारा ही होता है। तो भारत उसके लिए ज़रूरी है। तो नेपाल भी अपना गेम खेलता रहता है। जब उसको कुछ भारत से कंसेशन चाहिए होते हैं तो वो दिखाता है कि वो चीन की तरफ जा रहा है, और जब चीन से कंसेशन चाहिए होते हैं तो दिखाता है कि वो नेपाल की तरफ जा रहा है। लेकिन बेचारा करेगा क्या, बीच में फंसा हुआ है, तो अपने काम को निकालने के लिए इस तरह की चीज़ें करता रहता है। मधेशी उसका इशू है। ठीक है, तो हमारे बीच में मध्य देश में हमने बताया मध्य देश है नेपाल और भारत के बीच में जो एक रीजन है इसको कहते हैं मध्य देश। वो मध्य देश का इशू है। और उनके जो मध्यदेशी लोग हैं उनकी नागरिकता, उनको जो है लेजिस्लेटिव ऑप्शन में जो उनकी जो विधानसभा है, संसद है, उनमें जो बराबर रिप्रेजेंटेशन, प्रतिनिधित्व, उनके कॉन्स्टिट्यूशन में उनकी जगह, उनके लिए इफेक्ट, ये जो है हमारे बीच में इंडिया और नेपाल के बीच के संबंधों को हमेशा ये चीज़, इस मुद्दे गाइड करते रहते हैं। हाल के दिनों में जो प्रेजेंट कंडीशन क्या है, तो प्रेजेंट कंडीशन ये है कि वहाँ पर राजनीतिक भूचाल चल रहा है, उथल पुथल चल रही है। केपी शर्मा ओली हो और पुष्पकमल दहल प्रचंड, उनके बीच में सत्ता का स्ट्रगल चल रहा है, इमरजेंसी के हालात बने हुए हैं। इसी बीच में वो अपने लिए समर्थन जुटाने के लिए वो व्यक्ति ने क्या किया, उन व्यक्ति ने ये किया कि राष्ट्रवाद का मुद्दा छेड़ दिया। और आप विश्व इतिहास में देखिए, कहीं भी जब जब इंटरनल सिचुएशन खराब होती है, वहाँ की जो गवर्नमेंट होती है वो राष्ट्रीय सुरक्षा और राष्ट्रवाद का मुद्दा छेड़कर अपने लिए समर्थन बनाना चाहती है। इसीलिए इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स है और इसलिए जो है रेस्टनिस्ट एजेंडा प्रूफ किया है। दूसरा क्या है कि वहाँ पे जो अभी कम्युनिस्ट पार्टी की गवर्नमेंट है, तो वैसे भी यहाँ पे बीजेपी की गवर्नमेंट है, तो सपोर्ट करने के तो हिसाब से वो लोग काम नहीं करते हैं। और चीन की तरफ ऐसा लगता है कि वो धीरे धीरे झुकता जा रहा है। इस वजह से हमारे संबंधों में धीरे धीरे समस्याएं आ रही हैं। तो ये कंप्लीट बैकग्राउंड आप इस पर दे सकते हैं। देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है बायोटेक्नोलॉजी। व्हाट इज़ बायोटेक्नोलॉजी एंड हाउ इट कैन अफेक्ट द मॉडर्न वर्ल्ड, यानी कि जैव प्रौद्योगिकी क्या है और आधुनिक दुनिया में ये किस तरह से अपना प्रभाव डाल सकती है या किस तरह से लोगों के जीवन को प्रभावित कर सकती है। सो व्हाट इज़ बायोटेक्नोलॉजी? जैव प्रौद्योगिकी क्या है? तो मॉडर्न टेक्निक एंड फ्यूजन ऑफ फिजिकल एज वेल एज द केमिकल टेक्नोलॉजी, यानी कि भौतिक एवं रासायनिक टेक्नोलॉजी तकनीक का जो मिश्रण होता है, जिसे हम बायोलॉजी के कॉन्सेप्ट में यानी कि जैव विज्ञान को मिलाकर एक नई टेक्नोलॉजी, एक नए प्रौद्योगिकी का निर्माण करते हैं, जिसका नाम होता है बायोटेक्नोलॉजी। ये मुख्यतः माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव, जानवरों, मानव या कोशिकाओं और पौधों के ऊपर रिसर्च करके उनके कॉम्बिनेशन, परम्यूटेशन, जेनेटिक्स को मिलाकर एक नई टेक्नोलॉजी और अप्लाइड साइंस के पीछे काम करती है, जो कि ह्यूमन लाइफ को किसी न किसी तरह से इफेक्ट करे। दैट इज़ द बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, पुराने दिनों में आप देखेंगे कि साइट्रिक एसिड हो गया, एसिड, दही, अचार आदि बनाने की जो प्रक्रिया थी वह एक बायोटेक्नोलॉजी की ही प्रक्रिया थी, जिसको आज मॉडर्न रूप में ज़्यादा रिसर्च बेस्ड डेटाबेस बनाकर हम अलग अलग चीज़ों को, बायोसिंथेटिक्स, ऐसी चीज़ें जिसमें बायोलॉजी की चीज़ें बनानी है, बायोसिंथेटिक चीज़ों को केमिकल प्रोसेस और फिजिकल प्रोसेस से बनाकर सेपरेट कर सकते हैं और अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। दैट इज़ बायोटेक्नोलॉजी। करेंटली आज के वर्तमान समय में जो सेल थियरी है और डीएनए रिकॉम्बिनेशन, यानी कि डीएनए पुनर्संयोजन और सेल सिद्धांतों को मिलाकर एक नया रेवोल्यूशनरी कदम उठा है, जहाँ पर मानव क्लोनिंग हो गया या ह्यूमन डीएनए हीलिंग हो गया, बोन मैरो हीलिंग हो गया, सेल डेवलपमेंट, इन तरह की चीज़ों का काम करके बायोटेक्नोलॉजी जो है उसे यूज़ कर रही है। किस किस तरह की टेक्निक्स यूज़ होती हैं? तो दैट इज़ फर्स्ट टेक्निक इज़ डीएनए इंजेक्शन। ठीक है, कहीं पे डीएनए कहीं से लेना, किसी बॉडी में डीएनए इंजेक्ट करना, दो अलग अलग डीएनए को बना के तीसरा हाई कॉम्बिनेंट रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना, इस तरह की चीज़ें, जीनोम सीक्वेंसिंग, जीनोम एडिटिंग,
क्लोनिंग, इन्वर्टो IVF टेक्निक सुना होगा आपने, IVF इन्वर्टो फर्टिलाइजेशन टेक्निक, DNA प्रॉप, सिंथेटिक पेप्टाइड्स। तो ये सारे जो प्रोसेस जो है वो सारे टेक्निक जो है वो बायोटेक्नोलॉजी में यूज़ होते हैं। अब ये किस तरह से, हाउ इट इज़ गोइंग टू इफेक्ट, सो इसके एप्लीकेशंस ही आर गोइंग टू इफेक्ट द ह्यूमन लाइफ्स एंड द ह्यूमन सेंटर्स इन द मॉडर्न वर्ल्ड, एंड दैट इज द डेवलपमेंट ऑफ वैक्सीन। ठीक है, जो पूरा वैक्सीनेशन डेवलपमेंट है, दैट इज द व्हाट प्रोसेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। वी आर सीइंग द रिजल्ट्स। हम बायोलॉजिकली जो माइक्रोब्स हैं, वायरस है, उनके स्ट्रक्चर्स को देखते हैं, उनके प्रोटीन्स को देखते हैं, उनके प्रोसेस को देखकर केमिकली एक सिंथेटिक वायरस बनाते हैं और उसके हिसाब से हम फिर वैक्सीन डेवलपमेंट करते हैं। दैट इज़ बेस्ड ऑन द बायोलॉजिकल डेटा ऑफ अ वायरस ऑफ अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो किसी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म का बायोलॉजिकल डेटा लेकर हम उसको आर्टिफिशियली सिंथेसाइज करते हैं यूजिंग फिजिकल एज वेल एज द केमिकल प्रोसेस। ठीक है, एडिबल प्रोटीन हो गया, खाद्य प्रोटीन, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी में ड्रग, ड्रॉट रेजिस्टेंस, डिजीज रेजिस्टेंस क्रॉप हो गया, अलग अलग हाइब्रिड क्रॉप्स को बनाना। ठीक है, रोग प्रतिरोधी, सूखा प्रतिरोधी फसलें, इस तरह की फसलें जहाँ पर पानी कम लगे, इस तरह की बीजों का निर्माण करना, इस तरह की फसलें, इस तरह की बीज जहाँ पर जो है वो रोग कम हो, अलग से पेस्टिसाइड्स उस पर कम लग सकते हैं, इस तरह की चीज़ों का निर्माण होता है। दैट इज़ यूजिंग द बायोटेक्नोलॉजी एंड दैट इज़ व्हाट इट इज़ गोइंग टू चेंज द लाइफ ऑफ द ह्यूमन। भारतीय या मानव जीवन को 21वीं सदी में इस तरह से ये प्रभावित कर सकती हैं, चेंज डालती हैं। 14 प्रश्न है मॉडर्न स्टाइल ऑफ आर्ट एंड सैलिएंट फीचर। तो मॉडर्न कला क्या है और उसके सैलिएंट फीचर्स को हम एक बार देख लेंगे। तो मौर्य शैली की कला और इसके मुख्य विशेषताएं पर बात करनी है। तो इसको दो तरह की कलाएं थी मौर्य कला में, एक थी स्टेट स्पॉन्सर्ड, दूसरी थी फोक आर्ट, यानी कि एक राज्य प्रायोजित और दूसरी लोक कला। राज्य प्रायोजित यानी जिससे वहाँ के राजा, राज्य सरकारें, बड़े बड़े मंत्री, अलग अलग डिपार्टमेंट, महाराज, छोटे छोटे जो लोकल राज्य होते हैं वो उनको समर्थन करती थी, उनके जो है उनको पैट्रोनेज देती थी। और दूसरा था लोक कला, वो लोक कला जो वहाँ के लोगों द्वारा, आम लोगों के लिए, आम जनमानस के लिए जो कला डेवलप होती थी, दैट वाज अ फोक आर्ट। जाहिर सी बात है कि इसमें जो धन, क्षमता, बल, रिसर्च ज़्यादा होगा इन कंपैरिजन टू द लोक कला। तो उसको और फर्दर कैटेगराइज करेंगे तो इसमें आर्किटेक्चर यानी कि शिल्प कला, मोनोलिथिक पिलर यानी कि अखंड पिलर्स, स्तूप, गुफा, मूर्तियाँ, और इसमें लोक कलाओं में तो आइडल्स यानी मूर्तियाँ और पॉलिश्ड की हुई वस्तुएं। तो देख लेते हैं आर्किटेक्चर यानी कि जो वास्तुकला है, शिल्प उसमें क्या क्या थी। तो चंद्रगुप्त का पैलेस जो है वहाँ पे पटना के कुम्भरार में जो मिलता है, जहाँ पर 80 पिलर का यूज़ किया गया था, वो एक इसका जीता जागता एग्जाम्पल है, जिसका डायमेंशन जो था वो 140/120 मीटर के डायमेंशन के पिलर्स, 80 पिलर हम ऐसे फाइंड करते हैं, हमें मिलते हैं। ये जो है उनके आर्किटेक्चर का एक बहुत बड़ा, उनके वास्तुकला का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, उदाहरण। मोनोलिथिक पिलर जिसे कहते हैं अखंड पिलर, एक ही पत्थर से बना हुआ पिलर जिसमें कोई और पत्थर ना यूज़ किया गया, उसे मोनोलिथिक पिलर कहते हैं। उनकी विशेषता ये होती थी कि वो लगभग 50 टन के होते थे और 40 से 50 फीट की लंबाई उनकी होती थी। वो ग्रेविटी बेस्ड यानी कि इस तरह के पिलर होते थे, ऊपर से छोटे और नीचे से बड़े, ताकि वह स्टेबिलिटी प्रदान करे, आराम से खड़े रह सके। मोस्टली उसमें जो लाल बलुआ पत्थर यानी रेड सैंडस्टोन का यूज़ किया जाता था और वो चमकदार लश्चरस होते थे। बसरा, लौरिया, अरेराज, इन जगहों पर ऐसे पत्थर मिलते हैं, ऐसे मोनोलिथिक पिलर यानी कि अखंड स्तंभ मिलते हैं, जिनकी संभावना में रचना में आप देखेंगे कि इस तरह का ये नीचे का पार्ट होता है, इसको शाफ्ट कहते हैं। ये वाला पार्ट को कैपिटल कहते थे, जहाँ पर मुख्यतः शेर या बैल की आकृति बनी होती थी, और जो नीचे वाला पार्ट है वो प्रॉप, वो ज़मीन से जुड़ा रहता था। और स्तूप कल्चर भी आप इसका डायग्राम देख सकते हैं कि बाहर जो है वो वेदिका, अंदर जो है मेदी, अंड, छत्री, हर्मिका और तोरण जो गेट। तो इस तरह का डायग्राम आप बना भी सकते हैं। स्तूपा में क्या था कि स्तूपा जो है वो आकार गोलार्ध का आकार होता था उसका, सेमी हेमिस्फेरिकल इन फेस, और इसके बढ़िया एग्जाम्पल मिले हैं जैसे कि सांची में, भरूच में, सारनाथ। और ये एक पिंड शैली यानी कि जो प्राचीन भारतीय काल में, वैदिक काल में पिंड शैली की पूजा होती थी। आज भी आप कहीं लोकल गाँव में जाएंगे तो पिंड, देवी देवताओं की पिंड की पूजा होती है, तो उसी पिंड का एक बड़ा आकार को स्तूप का आकार माना गया है, इस तरह की भी मान्यता है। गुफाओं में तो वो पहाड़ों से काट कर जो रॉक कट केव, जैसे अजंता और एलोरा की गुफाएं, इस तरह की भी केव्स हैं जो बिहार में कहाँ कहाँ मिलती हैं। तो नागार्जुना में, दशरथ केव, सुदामा, लोमेश रेसी, ऐसे जो अशोक और उनके पौत्र दशरथ द्वारा बनाई गई थी, जिसको आजीविका, जैन धर्म में एक आजीविका पंथ को दान दिया जाता है, अशोक एवं उनके पौत्र दशरथ दोनों ही द्वारा। ये जो है वो ग्रेनाइट के पत्थरों से बनती थी, काफ़ी पॉलिशिंग उसके अंदर होती थी, इतनी साफ पॉलिशिंग होती थी कि इवन आप देखेंगे कि अंदर कभी जाकर तो प्लेन पॉलिश्ड यानी कि लाइट का यूज़ काफ़ी ज़्यादा उसमें अच्छा हो सकता था। रेक्टेंगुलर शेप, इन गुफाओं की खासियत ये थी कि इस तरह के होते थे, रेक्टेंगुलर शेप, 3D शेप्ड
हेमिस्फेरिकल नहीं, दे यूज टू बी ए रेक्टेंगल इन नेचर, इस तरह के। खास करके जो नागार्जुन का जो गुफा है वो इस तरह का ही रेक्टेंगुलर शेप गुफाएं होती थी। स्कल्पचर, मूर्तियाँ वह मोस्टली जो है वो अशोक के काल में बनी थी और बहुत ही बड़ी बड़ी मूर्तियाँ, सुंदर भव्य बड़ी मूर्तियाँ होती थी। ड्राइव्ड फ्रॉम द ग्रीक और ईरानी, यानी कि जो ईरानी और ग्रीक कला से प्रभावित होकर मूर्तियाँ बनाई जाती थी, जिसमें मुख्यतः शेर, हाथी, इनकी मूर्तियाँ होती थी। देवी देवताओं की भी अशोक की मूर्तियाँ होती थी, बुद्ध की भी मूर्तियाँ होती थी, लेकिन इन सारी मूर्तियों को कैपिटल के रूप में, जो हम पहले देख चुके हैं मोनोलिथिक पिलर्स, उसके ऊपर जो कैपिटल बनते थे, जानवरों के चिन्ह, शेर हुआ, बैल हो गया, उसको यूज़ किया जाता था। और इसके एग्जाम्पल जो है, उदाहरण हमको देखने मिलते हैं सारनाथ और कलासी इत्यादि में। लोक कला के रूप में देखें तो लोक कला के रूप में ये बहुत ही सुंदर लेकिन छोटे आकार में होते थे। छोटे आकार में इसलिए होते थे कि जो इनको खरीदने वाले लोग थे वो आम व्यक्ति थे, आम व्यक्ति के पास इतना आर्थिक रूप से सक्षम नहीं होते थे, तो बड़ी बड़ी आकृतियाँ ले नहीं सकते थे। तो बड़ी आकृतियाँ नहीं ले सकते थे, इसलिए जो बनाने वाले जो कलाकार हैं, शिल्पकार हैं, वो इस हिसाब से इस आकृतियों को बनाते थे जिससे आम जन भी इसे खरीद सके। इसलिए इनका जो साइज़ है, इनकी जो क्षमता है वो छोटी होती थी। अलंकरण लेकिन बराबर रूप से होता था, जितना अलंकरण बड़ी बड़ी मूर्ति में होता था उसी हिसाब से अलंकरण को भी मिनिजाइज करके, उसमें अलंकरण में कोई कमी नहीं होती थी, बस उनके साइज़ और शेप में जो है वो गिरावट आ जाती थी इन कंपैरिजन टू द रॉयल आर्किटेक्चर। द फोक आर्किटेक्चर वाज कंपैरेटिवली स्मॉलर एंड बट मोर ऑर्गेनाइज्ड। सेकेंडली उसके एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, तो दीदारगंज में जो यक्षिणी की का मूर्ति मिली वो, और जैन तीर्थंकर के जो मूर्तियाँ मिलती हैं वो जो है वो वहाँ के लोकल फोक आर्ट यानी लोक कला का पार्ट होती हैं। तो जैन वक्त में दो कलाएं होती हैं, एक होती है स्टेट स्पॉन्सर्ड, दैट इज रॉयल, एंड अनदर इज अ फोक आर्ट। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।